So, hello everyone, and welcome to this class. Today we will learn about various different concepts used in stock market and some basic terminologies that are required to be known to every individual that start their journey in the stock market. And also, I will share some various terminologies that are essential to know in the stock market. Okay, so we will start with the basic, like what is stock मार्केट. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है, यूज होता है स्टॉक. व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक मीन्स शेयर्स, इक्विटी, कैश मार्केट ओनरशिप या फिर स्टॉक पार्टनरशिप. इन सब वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है. ठीक है, अगर आपके पास कोई कंपनी का स्टॉक है, कोई कंपनी का शेयर है, ठीक है, क्या कोई कंपनी की इक्विटी बोलता है, कोई बोलता है मेरे पास कोई कंपनी की ओनरशिप है. आपके पास कुछ कंपनी के शेयर्स होना मतलब आप वो कंपनी के कुछ परसेंटेज के ओनर होते हो, मालिक होते हो. ठीक है, फिर आपके पास वो स्टॉक की पार्टनरशिप होती है. अभी ओनरशिप और पार्टनरशिप के क्या एडवांटेजेस होते हैं अपन धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे जैसे अपन क्लास में जाएंगे. ठीक है, तो ये होता है स्टॉक. स्टॉक इन सब जो वर्ड्स है, अगर किसी कोई इसके बाद का कोई भी आपको कहे कि ये फैंसी वर्ड्स यूज करे तो इन सब का मीनिंग एक ही होता है. ठीक है, अब स्टॉक क्या इज अ काइंड ऑफ असेट. असेट मतलब कोई एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे 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 बढ़ते जा रही है. ठीक है, एसेट का एग्जैक्ट अपोजिट होता है लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मतलब ऐसी चीज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे 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 कम होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, उसकी वैल्यू टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है, वो हो गया लाइबिलिटी. असेट मतलब असेट का बेस्ट एग्जांपल है गोल्ड. ठीक है, गोल्ड जो है वो उसकी वैल्यू धीरे 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 बढ़ती है. अगर आपने 20 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले अगर गोल्ड लेके रखा होगा तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है. वैसे दूसरा एग्जांपल हो गया रियल इस्टेट. ठीक है, रियल इस्टेट ज़मीन है. ठीक है, इनकी प्राइसेस धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ती जाती है. वैसे स्टॉक भी जो है वो एक काइंड ऑफ असेट है जिसकी प्राइस धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती जाती है. ठीक है, अब फिर एक एक दूसरा टर्म आ गया डीमैट अकाउंट. अब डीमैट अकाउंट मतलब क्या होता है कि यहाँ से 20-25 साल पहले क्या होता था कि कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ए और पर्टिकुलर पर्सन बी, इन दोनों के बीच में किसी दोनों को अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर करने होते थे एक दूसरे को. तो उसमें पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होते थे जिसमें लिखा रहता है होता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन के पास ये कंपनी के शेयर इतने इतने क्वांटिटीज में ये पर्टिकुलर प्राइस पे लिए गए थे. ठीक है, तो ये क्या होता था, ये जो चीज़ थी, ऐसे करोड़ों लोगों के पास शेयर्स रहते थे, तो उन सब लोगों को ये शेयर सर्टिफिकेट जो ये फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10th और 12th बोर्ड के आपके पास ये मार्कशीट्स रहते हैं, उसी तरीके के फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रहते थे जिसपे लिखा रहता था वो सब चीज़ें, वो सब डिटेल्स कि ये पर्टिकुलर पर्सन के पास ये कंपनीज के ये प्राइस पे इतने इतने क्वांटिटी शेयर्स है. तो उसमें पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता था. और अगर सपोज वो शेयर सर्टिफिकेट आपसे गुम हो गए, मतलब आपने वो शेयर्स लॉस कर दिए, ठीक है, उसका फिर कुछ नुमाजना नहीं कर सकते थे, मतलब आप उसको रिकवर नहीं कर सकते थे. ये चीज़ ना हो सके इसीलिए अभी क्या कर दिया है कि जैसे जैसे अपन डेवलप करते जाते हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ डिजिटलाइज हो गई है. तो डिजिटलाइज जैसे हो गई है तो स्टॉक्स भी जो है वो अभी डीमैट अकाउंट में आपके पास स्टोर रहते हैं. ठीक है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, डीमैट का फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में आपके पास वो स्टोर रहते हैं. ठीक है, आपको ईमेल आता है, वो मेल पे लिखा रहता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर कंपनीज के शेयर ये प्राइस पे ये क्वांटिटीज में आपने बाय करके रखे. ठीक है, डीमैट अकाउंट. अब ये डीमैट अकाउंट जो होता है अपन ये ब्रोकर के पास ओपन करते हैं. ब्रोकर क्या होता है, कैसे होता है, अपन आगे में पढ़ेंगे क्लास में. ठीक है, उसके बाद एक नया टर्म है आईपीओ. आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या रहती है, एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है. अब ये प्रोसेस में क्या होता है कि कोई नई कंपनी जिसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना हो मतलब वो कंपनी इसके पहले स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है और वो कंपनी को अपने कंपनीज के शेयर नॉर्मल रिटेलर्स को, पब्लिक को अवेलेबल करने हैं, ताकि वो रिटेलर्स जो है, लोग जो है वो कंपनीज में अपने कुछ शेयर्स बाय कर सके. ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके. मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए वो सबसे पहले शेयर जब जो है वो अवेलेबल होते हैं उसको अपन बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. अब इनिशियल आईपीओस क्यों आते हैं कि उसके पीछे का कारण क्या होता है अपन आगे पढ़ेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा पिछले एक दो साल में काफ़ी नए 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 कंपनी, न्यू एज कंपनीज, न्यू टेक कंपनीज, जैसे जोमेटो ने आईपीओ लाया था, स्विगी ने लाया था, पेटीएम ने लाया था, वारी एनर्जीज, वारी टेक्नोलॉजीज. ठीक है, और ऐसे काफ़ी सारे डिफेंस के कोई कोई नए नए कंपनीज, ऐसे कंपनीज अपने आईपीओज ला रही है. क्यों ला रही है, ताकि वो कंपनीज में नॉर्मल पब्लिक अपना कुछ शेयर ले सके, उसमें कुछ अपना परसेंटेज ऑफ शेयर्स होल्ड कर सके. ठीक है,
अब अपने इंडिया में एक्सचेंज, दूसरा एक टर्म हो गया एक्सचेंज। अब अपने इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज है, एक एनएसई और दूसरा हो गया बीएसई। एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे इग्नोर क्यों लिखा है मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, अब ये दो मेजर है, इसके अलावा भी काफ़ी दूसरे एक्सचेंजेस जैसे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन वो एक्सचेंज में काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं होते, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अब वो पॉपुलर नहीं है, तो लोग भी काफ़ी कम लोग जानते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये दो एक्सचेंजेस जिनके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं। अब बीएसई जो है ये सबसे पुराना एक्सचेंज हो गया अपने इंडिया का। 1800 1850 1870 के आसपास ये इस्टेब्लिश हुआ था, और एनएसई जो है वो ऑलमोस्ट 1997 1995 के आसपास इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे इग्नोर क्यों लिखा है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये जो बीएसई है सबसे पुराना एक्सचेंज हो गया। अब एनएसई और बीएसई ये जो दो मेजर पॉपुलर एक्सचेंज है, इनमें क्या होता है ना, जैसे देखो, जो कोई भी कंपनी जब आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट करती है, तो वो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट करती है, एनएसई और बीएसई में भी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया ना, फॉर एग्जांपल अभी करंट सिचुएशन में 2020 के बाद बोलो या फिर अभी करंट में 2025 में क्या हो रहा है कि कोई भी कंपनी जब अपनी स्टॉक मार्केट में वो कंपनी अपनी लिस्ट करती है, तो दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल ले अपन की रिलायंस का शेयर है जिसका भाव चल रहा है मार्केट में 1500। अब बीएसई में क्या होता है ना, बीएसई में लिक्विडिटी कम हो जाती है, लिक्विडिटी कम रहती है। लिक्विडिटी कम मतलब बायर और सेलर कम रहते हैं। बायर और सेलर कम कैसे रहेंगे कि भैया अगर रिलायंस का अभी मार्केट में रेट चल रहा है 1500, लेकिन आप जब बीएसई के एक्सचेंज पे आप उसको बाय करने जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि जो एक सेलर है वो बैठा है 1520 पे, और जो बायर जिसको बाय करना है वो बैठा है 1480 पे। तो मतलब ये जो बायर है और ये जो सेलर है इनके बीच का डिफरेंस देखो काफी ज्यादा है। इसको बोलते हैं अपन बिड और आस्क के बीच का डिफरेंस भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो ये तो नुकसान हो गया ना भैया। रेट तो चल रहा है 1500, लेकिन बेचने वाला बोल रहा है मेरे को 1520 में बेचना है, खरीदने वाला बोल रहा है मेरे को 1480 में खरीदना है, तो नाइंसाफी हो गई, ठीक है। तो ये मेजरली आपको दिखेगा एनएससी बीएसई में होता है, ये काफी बार होता है, काफी बार देखा गया है। क्यों होता है? क्योंकि वॉल्यूम कम रहता है, ठीक है। अब दूसरा हो गया एक्सचेंज अपना एनएससी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें आपको वॉल्यूम काफी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो अगर सपोज शेयर का प्राइस 1500 चल रहा है, तो आपको हो सकता है एनएससी में जो बायर बैठा है उसको 1500 पे बाय करने के लिए भी चलेगा, और सेलर जो बैठा है मेरे को 1501 पे बेच, तो दोनों दोनों जब बायर और सेलर एक प्राइस पे एग्री हो जाएंगे, उन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो जाएगा, तो लिक्विडिटी काफी ज्यादा अच्छी आपको हेल्दी मिलेगी लिक्विडिटी को। कौन से एक्सचेंज में? एनएससी में। बीएससी में क्या होता है, थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है, इसीलिए अपन यहाँ पे इसको बोला है कि इग्नोर करेंगे अपन फिलहाल इसको, ठीक है। तो मेजरली अपने को जो भी करना है, जो भी ट्रांजेक्शन्स करना है, जो भी स्टॉक्स बाय करने हैं, अपन मेजरली देखेंगे एनएससी में। अभी बीएससी में भी धीरे धीरे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसको इवेंचुअली टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक नया टर्म आ गया एनालिसिस। अब मेजरली स्टॉक मार्केट में दो तरह के एनालिसिस रहते हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज रखना, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखना, कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ते आना, कंपनीज क्या कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना, कंपनीज के प्रमोटर्स के बारे में जानना कि भैया कंपनी पिछले 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में कैसे परफॉर्म कर रही है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, ठीक है, या फिर प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है, या फिर लॉस कर रही है, ठीक है। कंपनी के कॉम्पिटिटर्स मतलब पीयर्स उसके कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जानना मतलब फंडामेंटल एनालिसिस करना, ठीक है। वो कंपनीज के बारे की कंपनीज को अच्छे से ट्रैक करना, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करना, वो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। और दूसरा हो गया टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टडी ऑफ चार्ट्स, चार्ट्स के बारे में चलना, बारे में पढ़ना। जो चार्ट्स अपन देखेंगे आगे जाके, इसमें कैंडल्स बनते हैं, ग्रीन कलर के कैंडल, रेड कलर के कैंडल, उसको जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। तो उनके बारे में मतलब स्टडी ऑफ चार्ट जो जो करते हैं उनको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अपन अपने कोर्स में मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद हो गया इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या है ना, इसको अच्छे से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब इंडेक्स क्या होता है, हर हर एक कंट्री का एक अपना इंडेक्स होता है। अब जैसे अपने मैंने इसके पहले आपको बताया दो तरह के एक्सचेंज है अपने पास, एक एनएसई और दूसरा बीएसई। अब दोनों जो एक्सचेंज है, इन दोनों एक्सचेंज के दो अलग अलग इंडेक्स है, मेजर इंडेक्स है। एनएसई का जो एक इंडेक्स है मेजर इंडेक्स, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, और दूसरा जो बीएसई जो एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है सेंसेक्स करके, ठीक है। अब जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड लोग हैं, ओल्ड थोड़े जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, वो मतलब या फिर जो काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स है, या फिर काफ़ी टाइम से स्टॉक मार्केट को
ट्रैक करते आ रहे होंगे, उनके मुंह से आप मेजरली सेंसेक्स का नाम सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं। लेकिन जो जेंजीज हो गए, आज की न्यू एज जनरेशन होगी, वो मेजरली निफ्टी 50 को ट्रैक करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब निफ्टी 50 क्या है? एक निफ्टी 50 क्या है? एक इंडेक्स है। अब इंडेक्स क्या मतलब? इंडेक्स मीन्स अ बास्केट ऑफ स्टॉक। एक बास्केट पकड़ लो। अब वो बास्केट में क्या किया मैंने? अपने इंडिया के हर एक सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज, हर एक सेक्टर मतलब अलग अलग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, ठीक है, ये अलग अलग सेक्टर के वो पर्टिकुलर सेक्टर के टॉप परफॉर्मिंग कंपनी, जैसे एनर्जी सेक्टर से रिलायंस, ऑटोमोबाइल सेक्टर से टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ठीक है, आईटी सेक्टर से टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे अलग अलग सेक्टर के टॉप 50 कंपनी मिला के ये बास्केट में अगर मैं डाल दूँ, ठीक है, वो बास्केट को नाम दे दिया अपन ने निफ्टी 50। मैं फिर से बता रहा हूँ, निफ्टी 50 क्या है? इंडेक्स है। इंडेक्स में इंडेक्स मीन्स व्हाट? बास्केट ऑफ स्टॉक। वो बास्केट में मैंने अपने इंडिया के टॉप 50 कंपनीज उठा के डाल दिया, उसको अपन ने नाम दे दिया निफ्टी 50। ठीक है। वैसे सेंसेक्स, अब सेंसेक्स क्या है? बास्केट ऑफ स्टॉक। सेंसेक्स का इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स व्हाट? बास्केट ऑफ स्टॉक। अब सेंसेक्स में क्या कर दिया? वो बास्केट को नाम दे दिया अपन सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या किया? अपने इंडिया के टॉप 30 कंपनीज उठा के डाल दिया, अलग अलग सेक्टर के टॉप 30 कंपनीज उठा के अगर मैं वो बास्केट में डाल दूं, उसको नाम दे दिया अपन ने सेंसेक्स। ओके। अब निफ्टी 50 इज एन इंडेक्स ऑफ टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है। उसके बाद अपने मार्केट में तीन तरह के, अपने मतलब कहीं पे भी तीन तरह के, मेजरली तीन तरह के मार्केट होते हैं। एक बुलिश मार्केट, एक बियरिश मार्केट और एक साइडवेज मार्केट। बुलिश मार्केट मतलब मार्केट धीरे 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 कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, या फिर कोई भी स्टॉक के प्राइसेस धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उनको उनको बोलते हैं अपन बुलिश मार्केट। उसके बाद बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट मतलब क्या? कि भैया स्टॉक के प्राइसेस धीरे 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 कम होते जा रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स के प्राइसेस धीरे 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 कम होते जाते हैं। बियरिश मार्केट मतलब स्टॉक गिर रहे हैं, ठीक है, उसको अपन बियरिश मार्केट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 से लेके 2024 तक स्टॉक मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली वन वे ऊपर गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 8 10 हज़ार से लेके अभी करंट मार्केट 24 हज़ार के आसपास चल रहा है, मतलब 8 हज़ार से 24 हज़ार तक गया है, ठीक है, 2020 से 2024 के बीच में, तो उसको अपन बुलिश मार्केट बोलेंगे। ठीक है। और जैसे कोरोना में दिसंबर 2019, जनवरी 2020 से के बाद जैसे कोरोना में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिप आया था, उसको अपन बियरिश मार्केट बोलते हैं, जिसमें स्टॉक के प्राइसेस, इंडेक्स के प्राइसेस धड़ाम से गिर जाते हैं, उसको बियरिश मार्केट। और फिर तीसरा आ गया साइडवेज मार्केट। साइडवेज मार्केट मतलब, इसको साइडवेज मार्केट, चॉपी मार्केट भी बोलते हैं, या फिर रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं। इसका मतलब कि मार्केट जो है वो एक रेंज में फंस चुका है, ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है, उसको बोलेंगे अपन साइडवेज मार्केट। ठीक है। मेजरली तीन तरीके के मार्केट रहते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टाइल। अब ट्रेडिंग स्टाइल मतलब क्या? ट्रेडिंग मतलब क्या? बाय एंड सेल, किसी चीज़ को आपने बाय किया और उसको बेच दिया। अब ये स्टॉक मार्केट में कैसे लागू होगा? कि आपने कोई स्टॉक बाय किया, कोई इंडेक्स बाय किया और उसको बेच दिया, उसको बोलेंगे अपन ट्रेडिंग। अब देखो, ट्रेडिंग के भी अलग अलग स्टाइल होते हैं। ट्रेडिंग एक सबसे फर्स्ट हो गया इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल। इंट्राडे ट्रेडिंग स्टाइल मतलब एक, वो नाम में ही देखो एक रुका है, मतलब बता रहा है कि एक दिन में आपने उसको बाय किया और एक दिन के अंदर ही आपने उसको बेच दिया, उसको बोलेंगे अपन इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है। अब अपना इंडियन जो मार्केट जो है वो 9:15 से 3:30 बजे तक के बीच में क्लोज होता है। 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। यहाँ पे 3:15 लिखा है, लेकिन ये 3:30 होना चाहिए। ठीक है। 9:15 से 3:30 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, मतलब आप क्या करते हो, एक दिन के अंदर ही कोई स्टॉक बाय कर दिया या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बाय कर लिया स्टॉक मार्केट में और उसको उसी दिन बेच दिया, उसको बोलेंगे पर इंट्राडे ट्रेडिंग। मतलब कोई चीज़ आपने बाय किया 100 रुपये पे और आज के दिन ही उसकी कीमत होगी 105, आपने आज के आज बेच दिया, उसको बोलेंगे पर इंट्राडे ट्रेडिंग। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसी ट्रेडिंग, आपने कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर स्टॉक बाय किया, उसको एक दिन से ज़्यादा तक के होल्ड किया, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना, उसको ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा तक के होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलेंगे अपन स्विंग ट्रेडिंग। इसको पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोलते हैं काफ़ी लोग। ठीक है। आप लेकिन कंसेप्ट पे थोड़ा ध्यान दो। ठीक है। कंसेप्ट समझो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऐसा कोई चीज़ आपने जिसको एक दिन से ज़्यादा तक होल्ड करके रख दिया, उसको बोलेंगे अपन स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होगी? एक स्टाइल होगी ट्रेडिंग की। उसके बाद इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग मतलब क्या? कि भैया कोई स्टॉक को आपने और ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रख दिया, 3 महीने से ज़्यादा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, उसको बोलेंगे पर इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग भी एक स्टाइल है। ठीक है, कि स्टॉक को होल्ड करके रखने का और उसकी कीमत जैसे जैसे टाइम के साथ बढ़ती जाएंगी, उसको फिर आप एक एक पर्टिकुलर लेवल पे, आप जब आप प्रॉफिट बुक करने का टाइम आएगा, उसको आप प्रॉफिट बुक करोगे, लेकिन आप आपने वो स्टॉक को मोर देन
काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड करके रखा है, 3 साल 5 साल 10 साल के, उसको बोलेंगे अपन इन्वेस्टिंग। अब आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल रहता है, आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, ये डिपेंड करता है आपके साइकोलॉजी पे और आपके ट्रेडिंग कैपिटल पे और आपके नेचर पे भी, कि भैया आप घबराते तो नहीं हो। ठीक है, कोई स्टॉक लेके आपने रख दिया और फिर कल के गले देख रहे हो कि ये 100 रुपये पे लिया, कल 120 का तो नहीं हो गया, या फिर कम तो नहीं हो गया, 50 रुपये तो नहीं हो गया। ठीक है, ऐसे घबराते घबराते हो, फियर और ग्रीड और आपकी साइकोलॉजी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि कौन से तरीके के लोग के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं स्टॉक मार्केट में मेजरली। सबसे पहले अपन देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब पब्लिक लोग, आप और मेरे जैसे लोग, जिनके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़, एक लिमिटेड कैपिटल है, उनको बोलते हैं अपन रिटेल इन्वेस्टर्स, पब्लिक लोग। ठीक है, दूसरे तरीके के लोग जो रहते हैं स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स, वो होते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे लोग जिनके पास हजारों करोड़ों में कैपिटल है और उन्होंने हजारों करोड़ों कैपिटल वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जैसे राकेश झुंझुनवाला, आपने नाम सुना होगा, फिर राधा कृष्ण दमानी, डीमार्ट, डीमार्ट जो है ग्रोसरी का जो मार्केट है उसका उनके ओनर, फिर विजय केडिया। ठीक है, फिर ऐसे अलग अलग लोग जिनके पास करोड़ों में, जिनका कैपिटल ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ 10,000 करोड़, इतना अमाउंट उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, उनको बोलते हैं अपन हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ठीक है, उसके बाद तीसरे तरीके के इन्वेस्टर्स रहते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था है, जैसे कोई संस्था है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती होगी, जैसे अपना इंडिया की मेजर संस्था LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, LIC जो क्या हो गई, वो हो गया क्या हो गई, डोमेस्टिक, एक अपने इंडिया की इंस्टीट्यूशन होगी और इंडिया की संस्था होगी, इसीलिए इनको अपन बोलेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, किसको, LIC को। ठीक है, वैसे ही फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशन होंगे, फॉरेन के जो संस्थाएं होंगी जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती होंगी, उनको अपन बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया, या फिर विदेश की कोई कंपनी होगी जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती होंगी, जो एक विदेश की कोई संस्था होंगी जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करती होंगी, उनको बोलेंगे अपन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर FII। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो विदेश के हैं उनको बोलेंगे अपन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो अपनी इंडिया के है, देश के है, ठीक है, उनको बोलेंगे अपन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद एक नया टर्म है, देखो, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग एक बहुत बढ़िया एक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, सुनिए ध्यान से, कि लोगों को बस ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में अपन तभी पैसे कमा सकते हैं कि आप एक कोई पर्टिकुलर स्टॉक है उसको आप बाय कर लो 1,000 रुपये पे, उसकी कीमत कल जाके जब बढ़ जाएंगी 1,500 हो जाएंगी 2,000 हो जाएंगी, आप जाके उसको बेचोगे, उसमें कुछ प्रॉफिट कमाओगे, आप एग्जिट कर दोगे इसको। ये तो नॉर्मल, ये तो सभी को समझता है, इस 1,000 रुपये पे कोई चीज़ थी उसको 2,000 रुपये बेच दिया, मेरे को 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या रहता है कि आप, अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक की प्राइस कल जाके गिरने वाली है और गिरने वाली है, तो आप गिरते हुए स्टॉक पे भी पैसा कमा सकते हो। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है, सेलिंग एट अ हायर प्राइस एंड देन बाइंग एट अ लोअर प्राइस। मतलब आपको पता है, आपको लगता है कि ये स्टॉक की कीमत अभी 2,000 है, कल जाके 1 महीने में 2 महीने में या फिर 2-3 हफ्तों में ये स्टॉक की प्राइस 1,500 होने वाली है, तो आप ये इंडियन अपने मार्केट में क्या कर सकते हो, इसको हायर प्राइस पे बेच सकते हो 2,000 रुपये पे, और फिर 1,500 पे जब जाएगा उसको आप बाय कर रहे हो, तो 2,000 से जब ये 1,500 आएगा तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, मतलब हायर प्राइस पे बेचना और कम प्राइस पे बाय कर लेना। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। ठीक है, उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज जो FAQs मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय स्टूडेंट्स। निफ्टी 50 क्या बताया मैंने आपको, निफ्टी 50 क्या है, एक इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब क्या, बास्केट ऑफ स्टॉक्स। निफ्टी 50 क्या है, इंडिया के अलग अलग सेक्टर के टॉप 50 कंपनीज उठा के वो बास्केट में डाल दिया, उसको नाम दे दिया निफ्टी 50। वो हो गया निफ्टी 50। उसके बाद दूसरा एक इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स है अपना, वो कौन सा है, ये BSE का इंडेक्स। BSE का कौन सा इंडेक्स है, सेंसेक्स। सेंसेक्स में क्या है, अपने इंडिया के टॉप 30 कंपनीज उठा के डाल दिया, उसको नाम दे दिया अपन ने सेंसेक्स। करेक्ट। अब ओके, या फिर ये तो नॉट इन जनरल इंफॉर्मेशन लिखी है। स्टॉक क्या रहता है, स्टॉक इज अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द ओनरशिप ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ अ कंपनी। A share on the other hand refers to the stock certificate। सेम ही होता है, स्टॉक, शेयर, ओनरशिप।
ठीक है, शेयर पार्टनरशिप, स्टॉक पार्टनरशिप, ठीक है। अब आईपीओ, आईपीओ आपको बताया था, आईपीओ क्या एक प्रोसेस है जब जो भी किसी भी कंपनी को अपने शेयर, कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल करना होता है, वो कंपनी आईपीओ के प्रोसेस थ्रू अपने कंपनीज को लिस्ट करती है। एंड आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेशन। वो पहले प्राइवेट होती है, देखो जैसे कंपनी आईपीओ लाती है वो कंपनी पब्लिक हो जाती है, ठीक है। पब्लिक मतलब वो शेयर्स जो है, वो कंपनी के शेयर्स पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाती है। जैसे आईपीओ हो गया, वो पब्लिक के लिए न्यू स्टॉक अवेलेबल हो जाता है वो शेयर्स का। पब्लिक शेयर इश्यूएंस अलाउंस अ कंपनी टू रेस कैपिटल। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लाती है? ताकि वो कंपनी कैपिटल रेस कर सके। कैपिटल कैसे रेस करेंगी? अपने कंपनी के शेयर्स नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल करेंगी। वो तो नॉर्मल पब्लिक अगर उसको लेना चाहेंगे तो लेंगे कैसे? अपना कुछ पैसे पे करेंगे, वो शेयर्स लेंगे। जो जो पैसे पे करते हैं नॉर्मल पब्लिक, रिटेलर्स लोग, वो पैसे किसके पास जाते हैं? कंपनी के पास। उससे वो कंपनी पैसा जनरेट करेगी, कंपनी के पास पैसे आएंगे तो वो कंपनी वो पैसों से अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकती है। अपने कंपनी के जो डेट होंगे वो डेट पे, मतलब कर्जा जो होगा वो कर्जा पे कर सकती है, या फिर कोई नई इंडस्ट्री खड़ी कर सकती है वो पैसों से, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है आईपीओ का, किसको? कंपनी को। द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी कैन बी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर टू रियलाइज गेन्स फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट एट इस्ट एज इट टिपिकली इंक्लूड शेयर्स प्रीमियम फॉर करंट प्राइवेट इन्वेस्टर। हाँ, मतलब कंपनी का आईपीओ आने के पहले जो उसमें कुछ इन्वेस्टर होंगे, ठीक है, वो इन्वेस्टर को भी एक अपॉर्चुनिटी देती है आईपीओ में कि भैया वो जो इन्वेस्टर्स होंगे, प्राइवेट इन्वेस्टर्स अपने को शेयर्स बेच सकेंगे, ठीक है, किस कौन से? आईपीओ में, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि भैया निफ्टी, अब जो मैंने निफ्टी 50 बताया था, निफ्टी 50 में क्या है? टॉप 50 कंपनीज। वो टॉप 50 कंपनीज जो है वो क्या फिक्स्ड रहती है या फिर चेंज होती रहती है? नहीं, चेंज होती रहती है। अब करंट मेरे नॉलेज के हिसाब से हर जनवरी और शायद जून में, ठीक है, मतलब महीने में, साल में 2 बार जो एक्सचेंज है अपने एनएसई और बीएसई एक्सचेंज, ये जो है सर्कुलर निकालती है। अगर सपोज अपने निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी है, वो 50 कंपनीज में से कुछ कंपनीज अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, जिनके प्रॉफिट्स एंड लॉस अच्छे नहीं जा रहे या फिर रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे, और दूसरी कौन सी न्यू एज कंपनी आ गई जो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा बढ़ गया है, ठीक है। तो अगर सपोज किसी कंपनी को निफ्टी 50 में इंक्लूड करना है और किसी कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर निकालना होगा, तो ये साल में 2 बार कर सकते हैं एक्सचेंजेस, ठीक है। और जब भी ये करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको छुपा के करेंगे, जब भी ये करते हैं वो 1-2 महीने पहले नोटिस निकालते हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें वो बता देते हैं, पेपर्स में भी न्यूज़ आएंगी, आपको ऑनलाइन भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगी, न्यूज़ चैनल में भी दिखेगा कि कोई कंपनीज इसमें ऐड हो रही है और कोई कंपनीज निफ्टी 50 से रिमूव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी 1-2 महीने पहले ही जोमेटो जो है वो जोमेटो निफ्टी 50 में ऐड हो गई है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रेंड करके एक कंपनी जो निफ्टी 50 में ऐड हो गई है, और इनके बदले कुछ कंपनीज निफ्टी 50 से बाहर निकाली गई है, ठीक है। निफ्टी 50 से बीपीसीएल करके एक कंपनी थी जिसको निफ्टी 50 से बाहर निकाला गया, ठीक है। अब वो क्यों करते हैं, उसके कुछ क्राइटेरियाज है, और जो कंपनीज वो क्राइटेरिया में फिट होते हैं वो कंपनीज को इंक्लूड कर देते हैं निफ्टी 50 में, और जो कंपनीज वो क्राइटेरिया को फिल नहीं कर पाते वो कंपनीज को निफ्टी 50 से निकाल के रख देते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 में कोई भी कंपनी आ जाएगी, वो सब उसके कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करके, पर पहले से ही डिफाइन करके रखा है एक्सचेंजेस ने, ठीक है। अब हु इज अ ब्रोकर? व्हाट इज अ ब्रोकर? ब्रोकर मतलब क्या? एक नॉर्मल लैंग्वेज में अपन अगर देखेंगे, ब्रोकर मतलब एक दलाल। दलाल क्या करता है? 2 पार्टियों को मिलाता है, एक बायर और एक सेलर है। अब बायर और सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन एकदम स्मूथली हो, इनके बीच में कुछ झगड़े ना हो, ठीक है, और एकदम ट्रांजैक्शन एकदम स्मूथली हो पाए, वो करने का काम कौन करता है? ब्रोकर करता है। तो ब्रोकर कैसे कमाता है? अपने दलाली से। वैसे इंडियन मार्केट में भी ब्रोकर्स रहते हैं। ब्रोकर जैसे आपने नाम सुना होगा, जीरोधा, ग्रो, धन, फायर्स, ये सब क्या है? ब्रोकर्स है। एंजल वन, ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? बायर्स और सेलर्स को मिलाते हैं, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर बायर होगा जिसको रिलायंस के शेयर बाय करने होंगे, तो कोई जिसको सेल करने होंगे, इन दोनों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन होगा। जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें कुछ जो भी ब्रोकरेज जनरेट होगा वो ब्रोकर अपनी फीस लेगा, और दोनों के बीच में एक स्मूथ ट्रांजैक्शन होगा। वो सेम चीज इन अपने मार्केट में होता है, ठीक है। ब्रोकरेज फर्म, ब्रोकरेज डीलर्स भी रहते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद ब्रोकर हो गया। हाँ, अब स्टॉक की प्राइसेस कम और ज़्यादा क्यों होती है? व्हाट कॉजेज स्टॉक प्राइसेस टू चेंज? स्टॉक की प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होती है?
डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मेजर मेजर रीजन दूँ तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से स्टॉक के प्राइस कम ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक एग्जांपल में दूँ आपको तो मास्क का। कोरोना में 2020 में जैसे ही मास्क की डिमांड बढ़ गई थी, डॉक्टरों ने बोला था, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आपको अगर घर के बाहर निकलना है तो मास्क लगा के जाइए, घर पे भी रह रहे हो तो मास्क लगा के रहिए। तो जनवरी 2020 में अगर सपोज कोई वो मेडिकल मास्क की प्राइस 5 रुपीज़ थी, तो आपको जैसे ही बोला गया था कि अप्रैल मई में जैसे ही कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे थे तो बोला गया था कि सब लोगों को मास्क लगाना है, तो वही 5 रुपये का मास्क आपको 20 रुपये में मिल रहा था मार्केट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि मास्क तो सेम ही था भैया। ठीक है, क्या हो गया था, मास्क की डिमांड एकदम से बढ़ गई थी, सप्लाई लिमिटेड डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई मास्क की। ठीक है, और अगर सपोज वही एग्जांपल आप अगर 2025 में देखोगे भी करंट में, मास्क तो वही है, कोरोना में एकदम उसकी डिमांड बढ़ गई थी, अभी क्या हो गया, डिमांड कम हो गई, सप्लाई लिमिटेड, प्राइस मास्क की कम हो गई। ठीक है, तो अगर सपोज किसी भी चीज़ का डिमांड एकदम से बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की डिमांड एकदम से कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाएगी। ये बेसिक, एकदम बेसिक है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, मन धीरे 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 पढ़ेंगे उसको आगे की क्लास में। ठीक है, कैन बी बाय निफ्टी, निफ्टी 50 इज द इंडेक्स। ठीक है, अपन निफ्टी को बाय नहीं कर सकते। निफ्टी 50 क्या है, मैंने बोला था, एक बास्केट ऑफ स्टॉक। निफ्टी 50 इज द इंडेक्स एंड व्हाट इज द इंडेक्स, इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक, एक कटोरी है जिसमें टॉप 50 कंपनी से अपने उठा के डाल दिए। तो निफ्टी 50 को कोई खरीद नहीं सकता। हाँ, अभी अपन अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। निफ्टी बीज हो गया, निफ्टी बीज करके एक चीज होता है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और निफ्टी बीज इज एग्जैक्ट सिमिलर टू निफ्टी। कि अगर सपोज निफ्टी 5% से ऊपर बढ़ेगा तो निफ्टी बीज भी 5% से ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अभी अवेलेबल है अपने पास। ठीक है, व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज़ की कीमत गिरने वाली होगी और ये आपको लगता है और आपका एनालिसिस सही है तो आप उसको हायर कीमत पे बेचो, और जब उसकी कीमत नीचे आ जाएगी उसको आप बाय कर लो। ये अपन स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं। सेंसेक्स क्या है वो भी बता दिया था। सेंसेक्स इज अ इंडेक्स बास्केट ऑफ स्टॉक, 30 टॉप 30 कंपनीज उठा के डाल दिया। FPI DI डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। NSE BSE क्या होता है वो भी बताया था, NSE BSE। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो, विल देयर ऑलवेज बी समबडी बाइंग एंड सेलिंग इन एवरी स्टॉक, मतलब हर एक स्टॉक में कोई ना कोई बाय और सेल करते रहेगा। हाँ, ऑलवेज मिलेगा, लेकिन जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं या फिर पेनी स्टॉक होते हैं, एकदम छोटे स्टॉक, 1 रुपए के स्टॉक, 2 रुपए का स्टॉक, 5 रुपए का स्टॉक, 50 पैसे, 2 पैसे, ऐसे कुछ कंपनीज के स्टॉक रहते हैं। बोलते हैं लोग कि उसको 1000 क्वान्टिटी ले लेता हूँ, अगर इसकी कीमत 50 पैसे का है, 1 रुपया हो गया, 2 रुपये हो गया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं, ये क्यों क्यों नहीं करना, क्योंकि वो स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम हो रहती है, बहुत ही कम रहती है। वो स्टॉक में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब वो चीज़, वो स्टॉक को कोई जानबूझ के ऊपर लेके जाए, जानबूझ के नीचे लेके जाए, ये होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उसमें नहीं करना। लेकिन जो लार्ज कैप स्टॉक हो गए या फिर मिड कैप स्टॉक हो गए या फिर स्मॉल कैप, कोई कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए जिनमें लिक्विडिटी अच्छी खासी रहती है, उनमें आपको अच्छे नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे। और मेजरली बोलो तो लार्ज कैप में तो मिल ही जाएंगे, लार्ज कैप में ये दिक्कत ही नहीं आती है। आपको जो करंट प्राइस चल रही होंगी मार्केट में वो करंट प्राइस पे बायर भी मिल जाएगा और सेलर भी मिल जाएगा। ठीक है, अब फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में देखे पढ़े थे अपन ने। क्या होता है फंडामेंटल एनालिसिस, मतलब कंपनी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज, उसके PE रेशो, ROCE कुछ रेशो, बैलेंस शीट पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना। ठीक है, वो सब हो गया। टेक्निकल एनालिसिस मतलब स्टडी ऑफ चार्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये भी देखा था अपन ने। मार्केट कंडीशन, बुलिश मार्केट, बियरिश मार्केट, साइडवेज मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट भी बोलते हैं। अब निफ्टी 50 क्या था, हाँ ये देखो, मैंने आपको बोला था निफ्टी 50 में कौन से अलग अलग सेक्टर से बोला था मैंने, ऑटो सेक्टर, सीमेंट, सिगरेट्स, ये अलग अलग सेक्टर से, ये अलग अलग सेक्टर के टॉप कंपनीज उठा के अपने निफ्टी 50 में डाला है। किसने, एक्सचेंजेस ने। कंज्यूमर गुड, एनर्जी, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेटल्स एंड माइनिंग, फार्मा, शिपिंग कंपनी, टेलीकॉम कंपनी। ठीक है, अब देखो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा वेटेज किस है, 36%। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब ऐसी कंपनीज जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक। ठीक है, ये सब बैंक्स हो गए। या फिर नॉन बैंकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद 15% सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट वेटेज किसका, एनर्जी। एनर्जी बोले तो
ये रिलायंस, जैसे रिलायंस जो है उसको एनर्जी सेक्टर में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर सिगरेट्स, आईटीसी का नाम सुना होगा आपने, आईटीसी वो कंपनी सिगरेट की है। सीमेंट सेक्टर, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। ऑटोमोबाइल सेक्टर, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, ये अलग अलग सेक्टर। इंजीनियरिंग, फर्टिलाइजर्स, आईटी सेक्टर की कंपनीज, इन्फोसिस, आईटीसी, विप्रो, टीसीएस। मेटल एंड माइनिंग, वेदांता, जिंदल स्टील। फार्मा से, फार्मा कंपनीज के कुछ टॉप कंपनीज जैसे सिप्ला, सन फार्मा। फिर टेलीकॉम कंपनीज के भारती एयरटेल। ये सब ये हो गया निफ्टी 50 से, निफ्टी 50 सेक्टर्स के अलग अलग कंपनीज और उनकी सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, वो पर्टिकुलर सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी 50 में। ओके, थैंक यू।